सो हेलो एवरीवन, हम आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहला चैप्टर है विच इज़ अलॉयज़। सो अलॉयज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेसिक्स हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस हैं, जो आ सकते हैं पेपर में लिखने के लिए। अब यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरली वो पॉइंटर्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन लेट्स से है एक इज तो डिफाइन एलॉय एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्योर मेटल। तो बेसिकली एलॉय होता क्या है यहाँ पे ये बताना है। डिफाइन एलॉय, डेफिनेशन ऑफ एलॉय, व्हाट इज एलॉय, ये सारे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो डेफिनेशन ऑफ एलॉय एंड एलॉय और प्योर मेटल में डिफरेंस क्या होता है वो बताना है। तो उसको हम ऐसे ले जा सकते हैं कि सबसे पहले एलॉय का डेफिनेशन दे दो। एलॉय क्या है? एन एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एज इन एकदम एक दूसरे में मिक्स हुआ मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम वाटर और शुगर के मिक्सचर को भी होमोजेनस बोलते हैं, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कौन सा क्या है और कौन सा क्या है। इसको होमोजेनस, होमो का मतलब ही होता है सेम, इसलिए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। उसमें दो एलिमेंट्स, अब होमोजेनस मिक्सचर बोला है तो ऑब्वियसली बात है मिक्सचर में एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होंगे एंड उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एटलीस्ट वन इज अ मेटल। एलॉय में एटलीस्ट एक जो मेरा मटेरियल होगा, एलिमेंट होगा, इट शुड बी एन मेटल। द एलिमेंट्स आर मिक्सड इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड आर यूजुअली मेल्टेड टू फॉर्म न्यू मटेरियल। सो बेसिकली ये लाइन फिर सिर्फ डिफाइन कर रही है कि एलॉयज में हम एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में। स्पेसिफिक प्रपोर्शन डिपेंडिंग हमको क्या क्या क्वालिटीज़ मेरे एलॉय में चाहिए उस पर हम उसको प्रपोर्शन को डिफाइन करता है। वैसे ही नहीं है कि मैंने कोई भी मेटल लिया एंड रैंडमली मिक्स किया, नहीं, एक उसका प्रपोर्शन होना चाहिए। मुझे जो जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए मेरे एलॉय में उसके हिसाब से। सो देयर आर मिक्स एट स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड यूजुअली इन जनरल क्या करते हैं हम, बेसिकली इन दोनों को साथ में मेल्ट करके नया मटेरियल फॉर्म करते हैं। जो नया मटेरियल फॉर्म होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि जब हम दो चीज़ की मिक्सिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा उस चीज़ बनाने का। अब क्या रीज़न है, मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखनी है, उसके हिसाब से हम मिक्सिंग करके मटेरियल रेडी करते हैं। उसके बाद उसी क्वेश्चन का सेम पार्ट था, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्योर मटेरियल। तो अब मुझे पता है एलॉय इज नथिंग बट एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स। वेरएज प्योर मेटल्स की अगर हम बात करें, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। प्योर मेटल्स जैसे अभी कोई भी मेटल ले लो, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब आर ओनली कंपोज्ड ऑफ वन एटम। प्योर मेटल में कोई एक ही एटम प्रेजेंट होगा, वेरएज अलॉय की बात करें तो उसमें मोर देन टू होते हैं। एंड ऑफन लैक्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब जनरली एलॉयज हम बनाते हैं इसलिए क्योंकि हमको उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जैसे स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया या कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना होता है, इसलिए हम एलॉयज का यूज़ करते हैं जो जो प्योर मेटल में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। इसके बाद आता है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स। अब एलॉयज बना रहे हैं मतलब हम उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाल रहे हैं विथ सम मेटल। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी कोई भी। अब जैसे यहाँ पे निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज दिया है ऑन स्टील, बट कुछ भी हो सकता है जो जो भी गिवन है। अब निकल, क्रोमियम, मैंगनीज के बदले हम कॉपर, जिंक या कोई भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे जनरली एलॉयज बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है कि ये एलॉइंग इफेक्ट निकल, क्रोमियम और मैंगनीज का स्टील पे कैसा होता है। तो सबसे पहले निकल का देखें तो निकल बेसिकली Na क्या करता है, इंक्रीजेस द टफनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मेरे स्टील का जो टफनेस होता है वो इंक्रीज करता है और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एज एन इम्पैक्ट, उस पर कोई भी शॉक पड़ता है तो उस चीज़ को भी इम्प्रूव कर देता है। कोरोजन रेजिस्टेंट बना देता है, वो कोरोड नहीं होता है ईजिली, ख़राब नहीं होता है। एनहांसेस लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस, कम टेम्परेचर पे भी वो अच्छा परफॉर्म करे, ये भी कहीं ना कहीं निकल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आता है क्रोमियम या Cr क्या बेसिकली अगेन इंक्रीजेस द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। Cr भी कहीं ना कहीं स्टील को बनाने में जब हम यूज़ करते हैं क्रोमियम तो वो उसकी अगेन स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और हार्डनेस भी बढ़ाता है। एक्सीलेंट कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ये भी कहीं ना कहीं कोरोड होने से मटेरियल्स को बचाता है। अब मेन एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं जो बहुत जाना माना एलॉयज है जो जनरल
लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। तो स्टेनलेस स्टील का मेन जो एक एलिमेंट है वो क्या है, क्रोमियम है। इसके बाद आता है मैंगनीज या एमिन। अब मैंगनीज ऐड करने से क्या होता है, तो सेम मेजरली ये तीनों मेटल्स का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है कंपेरेटिवली। इन्हेंसेस वेयर रेजिस्टेंस। वेयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है ज़्यादा यूज़ करने पे भी वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट नोट ऑन हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अभी शॉर्ट नोट यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है तो हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील है और स्टेनलेस स्टील है। वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन दी टॉपिक और भी टॉपिक जो प्रेजेंट है उस पर किसी पे भी शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। अब शॉर्ट नोट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 4 लाइन में नोट्स खत्म करना है। शॉर्ट नोट इज सपोज टू बी अ लॉन्ग पैराग्राफ विथ अप टू 100 और 150 वर्ड्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं, बाकी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड करना है, वो करना होता है। अब जैसे हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील है, अगर हम जनरली भी ये टॉपिक पढ़ें, नाम पढ़े तो हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील, तो इस पर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ हम इजीली लिख सकते हैं कि हीट रेजिस्टेंस की वजह से स्टील में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, शॉक रेजिस्टिंग स्टील एक्चुअली क्या होता है। तो अब जैसे स्पेशल स्टील डिजाइन टू रिटेन स्ट्रेंथ एंड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर सडन शॉक। अब ये स्टील बनाने का पर्पस क्या है, सबसे पहला तो वो अपना शेप या स्ट्रेंथ रिटेन करके रख सके। रिटेन एज इन अगर मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगाऊं या ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको लेके जाऊं तो डिफॉर्मेशन वो खराब ना हो, जो शेप में रखा है उस शेप में एग्जिस्ट करे, रिटेन करे। एंड ये शेप सडन शॉक से भी खराब हो सकता है। मैंने स्टील लिया, उसको पटक दिया, अगर वो खराब हो गया तो वो शॉक रेजिस्टिंग स्टील नहीं है। वेरेज अगर उसने वो अपना शेप रिटेन करके रखा, डिफॉर्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो शॉक रेजिस्टिंग स्टील है। हीट रेजिस्टिंग अगेन हायर टेम्परेचर्स पे भी वो खराब नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता, वो मेरा हीट रेजिस्टिंग स्टील हो जाता है। अब इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, एलॉय है तो उसमें कॉम्पोजिशन अवेलेबल होंगे। तो कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है एंड W इज टंगस्टन। तो इन हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील्स में जनरली कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे, क्रोमियम हम डालते हैं, मोलिब्डेनम डालते हैं एंड टंगस्टन डालते हैं। टंगस्टन का सिंबल है W। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा मुझे हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग स्टील का। अब जनरल एप्लीकेशन ऐसे ही सोच लो कि मैं जब बात कर रहा हूँ कि ऐसे स्टील जो बहुत हायर टेम्परेचर्स पे भी टिक सके और ज़्यादा शॉक में भी टिक सके, तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मुझे कहाँ देखने को मिल सकते हैं, इंजन पार्ट्स हो गए। अब इंजन के जो पार्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं दे ऑट टू बी, दे नीड टू बी क्या, हीट एंड शॉक रेजिस्टिंग। क्यों, क्योंकि पहला तो इंजन्स बहुत हीटअप होते हैं तो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगेन वो बहुत ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। टर्बाइंस हो गए या फर्नेस कंपोनेंट्स। अब फर्नेस वगैरह जो बनते हैं, मफल फर्नेस हो गया या कोई भी हाई टेम्परेचर फर्नेसेस बनते हैं, उसमें मुझे ये स्टील की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये जो बेसिकली इक्विपमेंट्स है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ज़्यादा टेम्परेचर किया तो मेरा जो मेटालिक या मेरा जो स्टील कंपोनेंट है वो ख़राब हो गया। वो ख़राब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट भी ख़राब हो जाएगा। सेकेंड वॉज नोट ऑन अ स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस एलॉय। स्टेनलेस, स्टेन, राइट, तो स्टेन यानी उस पर दाग नहीं पड़ता है, स्टेनलेस स्टील। तो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है कि कहीं ना कहीं वो कोरोड नहीं होता है, ईजिली खराब नहीं होता है, कोरोजन उस पर नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है उस पर। इट इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। प्राइमरीली स्टेनलेस स्टील किस किस से बनता है, आयरन यानी Fe एंड Cr यानी क्रोमियम। ये 10.5% के अराउंड क्रोमियम उसमें डाला जाता है, इसमें आयरन में। कभी कभार निकल या मोलिब्डेनम भी यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब काम कैसे करता है, ये उसका मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे 4-4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स, कितने मार्क्स का है, समझो अगर 10 मार्क्स का है तो मैं ये 4 लाइन लिख के नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 10 मार्क्स मिले। उस हिसाब से मुझे पैराग्राफ और वर्ड्स इंक्रीज करने होंगे। पॉइंटर्स यही रहेंगे
जो हम बोलते हैं ना बेस ब्लूप्रिंट ये है कि हाँ ये पॉइंट्स इंक्लूड करना है इन द आंसर। अब ये लिखना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, फॉर्म्स अ पैसिव फिल्म ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रस्ट। अब रस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब मेरे पास कोई चीज़ है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ऑक्सीडाइज मटेरियल का लेयर बना दिया, जैसे इस केस में क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है। मैंने ऑलरेडी ऑक्सीडाइज मटेरियल का लेयर बना दिया है, तो अब एयर अगर काम भी करेगा तो ऑक्सीडाइज मटेरियल को और कितना ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म की वजह से मेरा मेन एलिमेंट प्रोटेक्टेड रहता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ प्रोवाइडिंग अ फिल्म या कोटिंग जिसको बोलते हैं। अब स्टेनलेस स्टील अगेन कहाँ यूज़ होता है, अब जो भी मेटल्स हैं, जो भी अलॉयज़ हैं, कहीं ना कहीं हम नाम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन कितने घर में आते हैं, तो सबसे बेस्ट यूज़ क्या है, किचन यूटेंसिल्स। इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स, मेडिकल लैब्स में, वो भी स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। कहीं कहीं आर्किटेक्चर में भी स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग लेड अलॉयज। अब लेड के भी अलॉयज बनते हैं, लेड एज इन पीबी। अब लेड अलॉयज के यूजेस क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उनमें स्पेसिफाइड है लेड के दो ही अलॉयज एक्सिस्ट करते हैं, एक है वुड्स मेटल और एक है टिनमैन्स मेटल। तो वुड्स मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है एंड यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमको बताना है। तो ये अगेन ये सारे यहाँ पे जो दिख रहे हैं उसको की पॉइंट्स बोलते हैं कि हाँ मुझे अपने आंसर में ये चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है, वरना फिर फ़ायदा नहीं है आंसर लिखने का। अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं वो इंग्लिश पर डिपेंड कर। अब जैसे बोला है कॉम्पोजिशन इज बिस्मथ, लेड, टिन एंड नॉन टॉक्सिक एट लो टेम्परेचर। अब इसके मेजर कॉम्पोजिशन बिस्मथ है Bi, लेड है Pb, टिन है Sn। अब यहाँ पे मैंने बस लिख दिया कॉम्पोजिशन ये है। इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको हम एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि द वुडमैन्स मेटल और वुडमैन्स मेटल अलॉय विच इज एन अलॉय ऑफ लेड कंटेन्स बिस्मथ, लेड एंड टिन एज अ कॉम्पोजिशन। इसके परसेंटेज कितने कितने होते हैं या कंपोनेंट कितना कितना एग्जिस्ट करता है वो भी ऐड किया जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्रीज। अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहला है ईजिली फ्यूजिबल। इसको मैं ईजिली चीज़ों में फ्यूज़ कर सकता हूँ एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक। अब जनरली बिस्मथ एक हेवी मेटल है तो सोच के लगता है कि टॉक्सिक मटेरियल बनाएगा, बट स्टिल बिस्मथ होने के बावजूद इट इज़ वेरी नॉन टॉक्सिक। तो नॉन टॉक्सिक है, ईजिली फ्यूजिबली, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, फ्यूजिबल है तो आपका सेफ्टी डिवाइसेस में यूज़ होगा। सेफ्टी डिवाइसेस जो होते हैं फायर स्प्रिंकलर्स वगैरह, उसमें हम वुड्स मेटल यूज़ करते हैं। देन टेम्परेचर सेंसिटिव एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो लोअर टेम्परेचर्स पे ये जल्दी काम कर सकता है। थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस में भी इनका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है टिनमैन्स सोल्डर। सोल्डर एज इन सोल्डरिंग, जो हम प्लमर्स वगैरह को या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सोल्डरिंग वगैरह देखते हैं, वो टिनमैन सोल्डर इज ए लेड अलॉय जो यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन होता है टिन एंड लेड, अप्रॉक्सीमेटली 60-40 होता है, 60 टिन 40 लेड, ठीक है। अगेन इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, गुड वेटिंग एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़। वेटिंग प्रॉपर्टीज़ एज इन वो चीज़ों को ईजिली गीला कर पाता है। गीला कैसे, जब हम पानी ग्लास में डालते हैं एंड वापस निकालो तो ग्लास कहीं ना कहीं वेट रहता है, सरफेस वेट होता है। ठीक सेम प्रॉपर्टीज टिनमैन सोल्डर की होती है कि वो सरफेस को वेट कर सकता है, बाकी अलॉयज जनरली नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। अब सोल्डरिंग के लिए यूसी जॉइनिंग मेटल पार्ट्स इन प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या प्लम्बिंग के टाइम पे जो सोल्डरिंग की जाती है उसमें टिनमैन सोल्डर यूज़ होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं एलॉयज बेस्ड। जैसे सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ एलॉय कॉम्पोजिशन, कि मेरे एलॉय में कितना क्या कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका कैलकुलेशन मुझे करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एन एलॉय इज कंपोज्ड ऑफ 70% कॉपर एंड 30% ऑफ Zn यानी जिंक, Cu यानी कॉपर, बाय वेट कैलकुलेट द एटॉमिक परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द एलॉय।
अब क्वेश्चन में बोला है कि एक एलॉय है XYZ जिसका कॉम्पोजिशन है 70% कॉपर है उसमें एंड 30% जिंक है, 30% जिंक है। बाय वेट एज एन उसके वेट के हिसाब से डाला है और ये परसेंटेज उसके वेट के हिसाब से हमको बता रहे हैं। मुझे कैलकुलेट करना है एटॉमिक परसेंटेज, बेसिकली कितना परसेंट ऑफ कॉपर एंड कितना परसेंट ऑफ जिंक मेरे इस एलॉय में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला काम होता है परसेंट को मास फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। बेसिकली 30 है, 30% एज इन 30/100, वैसे 70 का 70/100, तो ये मेरा मास फ्रैक्शन आएगा। इसके बाद मुझे एटॉमिक मासेस पता है। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम पर मोल, जिंक का है 65.38 ग्राम पर मोल। अब ये एक एटम का बेसिकली हम बोलते हैं कि ये मास है। अब टोटल मास मेरे एलॉय में कितना एग्जिस्ट करता है कॉपर और जिंक का, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉपर का वेट इंटू कॉपर का मास फ्रैक्शन। अब कॉपर का मास फ्रैक्शन इज 0.7, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट इज 63.55, उसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस, क्योंकि इन दोनों का कॉम्पोजिशन है राइट, तो प्लस करो जिंक का मास फ्रैक्शन एंड जिंक का मॉलिक्यूलर वेट, टोटल करने के बाद मुझे आएगा 64.099 ग्राम्स। ये क्या हो गया, ये मेरे एलॉय का मोलार मास हो गया। अब मुझे एटॉमिक परसेंट, जो मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना था, एटॉमिक परसेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो अब वो करने चाहेंगे। मुझे एलॉय का मास पता है, मुझे मास फ्रैक्शन ऑफ कॉपर पता है, मुझे मोलार मास ऑफ कॉपर पता है। सिंस हम परसेंट की बात करें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कॉपर का मास फ्रैक्शन इज 0.7, क्योंकि 70% ऑफ कॉपर है मेरे एलॉय में। 63 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 64.099 हमने एलॉय का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था इंटू 100, ये आएगा 69.40। ये मेरा किसका परसेंट है, परसेंट ऑफ कॉपर। इसके बाद जिंक के लिए भी सेम करना है, मास फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलॉय इंटू 100। मुझे पता है ये 0.3 है, क्योंकि 30% बोला था मुझे बाय वेट जिंक मेरे एलॉय में है। एंड फाइनली हमको मिलेगा 30.59% ऑफ जिंक। तो इसके बाद फिर एक लाइन हम लिख सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन प्रेजेंट इन द गिवन एलॉय फॉर कॉपर इज 69.40% and for zinc it is 30.59%. इसके बाद आता है सेकेंड न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन एलॉय की डेंसिटी। इसके पहले वाला था बस एलॉय का कॉम्पोजिशन, कि मेरे जो मेटल्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन है। ये मेरे ओवरऑल एलॉय की डेंसिटी क्या है। बोला एक एलॉय है जिसमें निकल है 80%, कॉपर है 20%, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द एलॉय। कॉम्पोजिशन किस किस का है, तो निकल और कॉपर का। बेसिकली हमारा एलॉय किसका है, निकल एंड कॉपर का। निकल इतना परसेंट है, कॉपर इतना परसेंट है। अब मुझे पूरे एलॉय की डेंसिटी जाननी है, और मुझे गिवन में निकल की डेंसिटी दे दी है 8.9 ग्राम पर cm³ एंड कॉपर की डेंसिटी दे दी है अगेन 8.96 ग्राम पर cm³। अगेन यहाँ पे क्योंकि परसेंट में गिवन है, मुझे जहाँ भी परसेंट दिखेगा मुझे सबसे पहले उसको मास फ्रैक्शन में करना है। मास फ्रैक्शन इज नथिंग बट, सिंस हमारा परसेंट मुझे पता है इज 100, तो 80/100, 20/100 वट एवर तुमको परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड बाय 100 किया, मास फ्रैक्शन आ गया। निकल का 0.8, कॉपर का 0.2। इसके बाद बोला डेंसिटी ऑफ एलॉय, ये है, इसको रो बोलते हैं, जो डेंसिटी का सिंबल है बेसिकली। अब हम अज्यूम करते हैं कि सिंस कॉम्पोजिशन में क्या प्रेजेंट है, निकल और कॉपर, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, एलॉय के आगे निकल एंड कॉपर की डेंसिटी पे। तो मुझे फ्रैक्शन पता है, मेरा मास फ्रैक्शन, मुझे निकल की डेंसिटी पता है, कॉपर का मास फ्रैक्शन पता है और कॉपर की डेंसिटी पता है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम कर दो। 0.8 इंटू 89, 0.2 इंटू 8.96, ये हमको 7.12 मिलेगा, ये 1.792 मिलेगा।
फाइनली कितना डेंसिटी आया 8.912 ग्राम पर cm3। ये किसका है, मेरे एलॉय की डेंसिटी है। एलॉय की डेंसिटी इतना कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन वेट ऑफ द कंपोनेंट। अब परसेंटेज निकाल लिया, डेंसिटी निकाल लिया। अब मुझे समझो पता करना है कि मेरे ओवरऑल एलॉय में किसी भी मेटल का, अब जैसे यहाँ Cr है, Fe है, निकल है, इसका वेट, एक्चुअल वेट कितना एग्जिस्ट करता है या कितना प्रेजेंट है मेरे एलॉय में। अब ये क्वेश्चन दिया है, a sample of weight 500 gram contains 60% of Fe, 30% of Cr, 10% of nickel by weight। मेरे ओवरऑल एलॉय का वेट दे दिया है कि भाई एक एलॉय है जिसका वेट है 500 ग्राम, 500 ग्राम्स, उसमें 60% आयन है, 30% क्रोमियम है, 10% निकल है बाय वेट। कैलकुलेट करना है हर कंपोनेंट का वेट कितना इस एलॉय में कंट्रीब्यूटेड है। सिंस यहाँ पे भी परसेंट है तो हमने सबसे पहले सबका मास फ्रैक्शन निकाल लिया। 60% का 0.6, 30 का 0.3 एंड 10 का 0.1। अब टोटल मास ऑफ द एलॉय मुझे पता है कितना है, 500 ग्राम्स। तो जितना परसेंट बेसिकली मास फ्रैक्शन है उसको इनटू टोटल मास ऑफ द एलॉय कर दो। सेम हमने वही किया है हर जगह। 0.6 इंटू 500 हमको 300 ग्राम मिलेगा। तो आयन का वेट कितना है प्रेजेंट है मेरे एलॉय में, 300 ग्राम्स। क्रोमियम का 0.3 इंटू 500 किया तो 150, तो क्रोमियम कितना है 150 ग्राम्स। निकल का 0.1 इंटू 500 विच इज़ 50 ग्राम, तो निकल का वेट 50 ग्राम है मेरे एलॉय में। तो ये बाय वेट निकाला है कॉम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है सिरेमिक्स। अब सिरेमिक्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन, डिफाइन सिरेमिक्स। डिफाइन सिरेमिक्स, व्हाट इज सिरेमिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिरेमिक, कुछ भी कैसे भी फॉर्म में दे सकते हैं, बट लॉजिक ये है कि सिरेमिक्स क्या होता है वो बताना है। उसके अलावा व्हाट आर दी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर हाँ सिरेमिक है, ओके डिफाइन कर दिया ये सिरेमिक होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं या क्या क्या जानते हो तो वो लिखना है। अगेन ये मेजरली पॉइंटर्स है, इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि अब अगर ये वाला सेम लेके जाओगे, ये वाला सेम लिख के आओगे ये वाला सेम लिख के आओगे तो शायद फुल मार्क्स नहीं मिले। अब समझो तुम्हारा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, जनरली 5 मार्क्स के लिए अराउंड 1.5 पेज लिखा जाता है। तो ये की पॉइंट्स है ताकि चीज़ें याद रहे कि हाँ इसका होता क्या है। सिरेमिक्स क्या होते हैं, सिरेमिक्स आर नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, टिपिकली शेप्ड एंड हार्डन बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। अब ये 3 लाइन में डेफिनेशन खत्म हो गई। इसको हम चाहे तो और तोड़ मोड़ के एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल डाल दो कि क्या एक सिरेमिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या क्या होते हैं। अब मेटल एंड नॉन मेटल बोला है तो जनरली कौन कौन से मेटल नॉन, जैसे Al2O3 करके है, एलुमिना बोलते हैं। इसमें मेटल मेरा एलुमिनियम है, ऑक्सीजन मेरा नॉन मेटल है। कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। इनऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल एग्जिस्टेंस में है। अब जहाँ भी मेटल्स आते हैं इन जनरल पूरे केमिस्ट्री में अगर हम देखें, जहाँ भी मेटल इंक्लूड हो जाते हैं, रिएक्शंस हो गए या कोई भी कंपोनेंट्स हो गए, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, जहाँ मेटल है वो ऑटोमेटिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि इन जनरल अगर पूछा कि सिरेमिक्स क्या होते हैं तो इतना बताया जा सकता है। बट सिंस हमको एग्ज़ाम में इस चीज़ को फ्रेम करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑफ कोर्स मार्क्स की ज़रूरत है। अब समझो ये तुमको 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया, इफ़ यू राइट दिस मच, जितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 10 मार्क्स के लिए ये कुछ भी नहीं है। बेरली 10 में से 2, 3, 4 ऐसे मिलेंगे। तो इसको जितना एक्सपैंड कर सकते हो, जितना इंग्लिश में एक्सपैंड कर सकते हो करते जाओ। अब जैसे यहीं पे से तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, सिरेमिक कुछ नहीं है, एक नॉन मेटालिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस किस से बनता है, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। टिपिकली शेप मतलब जनरली उनको शेप या हार्ड किया जाता है हाई टेम्परेचर पे हीट करके। अब मेरे को सिरेमिक्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्या क्या किस किस वजह से सिरेमिक्स
प्रेफरेबल होता है। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हम हाई टेम्परेचर चीज़ों में इनका यूज़ ईजिली लगा सकते हैं। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मली इंसुलेशन सेरामिक बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। कोरोजन एंड वेयर रेजिस्टेंस, ना ये कोरोड होता है यानी ना रस्टिंग होती है ना ख़राब होता है, और बहुत टाइम तक वेयर रेजिस्टेंस अगेन जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम तक सेरामिक्स यूज़ हो सकते हैं बिना ख़राब हुए। इसकी डक्टिलिटी भी अगेन कम होती है। तो ये बेसिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग, अब जैसे यहाँ पे एलुमिना, सिलिकॉन कार्बाइड लिया है, पूरे ओवरऑल चैप्टर में से किसी का भी एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो अब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो बताना है। अब जैसे सब पूछा एप्लीकेशन ऑफ एलुमिना, एलुमिना इज नथिंग बट Al2O3। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूज़ कहाँ है, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के तौर पे एलुमिना यूज़ होता है, अब्रेसिव्स के तौर पे होता है, कटिंग टूल्स जो बड़े बड़े एक्चुअली बड़े नहीं छोटे जो डायमंड्स वगैरह कटिंग टूल्स होते हैं मेजरली एलुमिना के टिप से बनाए जाते हैं। फिर बायोमेडिसिन में एज एन इम्प्लांट एलुमिना यूज़ होता है। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या इसको SiC भी बोलते हैं, SiC। हाई टेम्परेचर फर्नेस लाइनिंग, अभी जो फर्नेस मफल फर्नेस मेजरली जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो सिलिकॉन कार्बाइड की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन ये सेरामिक मटेरियल जो हायर टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। ग्राइंडिंग व्हील्स एंड कटिंग टूल्स, ब्रेक डिस्क एंड सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, जो P टाइप एंड टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें भी SiC सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया जाता है। फिर आता है जिरकोनिया, एलुमिना Al2O3, जिरकोनिया ZrO2। डेंटल इम्प्लांट्स, हमारे जो दांतों के इम्प्लांट्स किए जाते हैं उसमें मेजरली जिरकोनिया यूज़ किया जाता है एज अ सेरामिक मटेरियल। ऑक्सीजन सेंसर्स, थर्मल बैरियर कोटिंग्स, कटिंग टूल्स एंड सेरामिक नाइफ्स। मेजर सेरामिक्स कटिंग टूल्स में यूज़ होते हैं, क्यों? बिकॉज वो हार्ड होते हैं एंड बहुत एजी होते हैं। सो अब यहाँ पे इन तीन का एप्लीकेशन दिया था एज एन एग्जाम्पल, किसी का भी एप्लीकेशन पूछा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, जिरकोनिया हो गया, एलुमिना हो गया, एनी अदर सेरामिक। इसके बाद आता है रोल ऑफ सेरामिक्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस। अब जब हम बोलते हैं कि उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है, जनरली इंसुलेटर इज़ अ बैड क्वालिटी, हम कंसिडर करते हैं कि इंसुलेटर होना कहीं ना कहीं इज़ अ बैड प्रॉपर्टी, राइट। बट सेरामिक्स का इंसुलेशन की वजह से ये इतना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं उसकी बात होगी। सो सेरामिक्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यू टू देयर इंसुलेटिंग, डाइइलेक्ट्रिक एंड सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। इनके पास ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी तो है, डाइइलेक्ट्रिक भी है। अब डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है देखते हैं। फिर सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। अब ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह में जो बैटरी होती है उसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर चार्ज। अब वो चार्ज स्टोर करने के लिए उन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सुनाया होगा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, करेक्ट। ये अगर आपस में टच होंगे तो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। बट इसी चीज़ को इसको दूर रखने के लिए हम बीच में एक मटेरियल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो सेरामिक मटेरियल के पास कहीं ना कहीं अच्छा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स एज इन जो उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, जिसको हम डोपिंग करके ऐसा बढ़ा सकते हैं एज इन कम कर सकते हैं। ये स्पेस को हम डोपिंग करके सेरामिक के मटेरियल का कम कर सकते हैं ताकि हमारा कंडक्शन हो सेमीकंडक्टर्स। अब जैसे कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं सेरामिक से। कौन सा सेरामिक? बेरियम टिटैनेट। इंसुलेटर्स के तौर पे एलुमिना या स्टीएटाइट यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के तौर पे जिंक ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया जाता है। सबस्ट्रेट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे बनते हैं उनके लिए भी सबस्ट्रेट सेरामिक्स ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन अब्रेसिव्स
and classify them based on their origin. Again, what is abrasive? Define abrasive. What do you understand by abrasive? What can be help to understand abrasive? कुछ भी हो सकता है. बेसिक यहाँ पे बताना है कि abrasives होते क्या हैं. Abrasives are nothing but hard material used for grinding, polishing और cutting other materials. अब इंग्लिश वर्ड जब abrasion बोलते हैं तो abrasion का मतलब होता है पुश लगना. कोई चीज़ से धक्का खाती है तो जो इम्पैक्ट फील होता है उसको हम abrasion बोलते हैं. किसी जगह स्टोन्स को जब रब करो या क्लोथ्स जब रब होते हैं उसको हम abrasion बोलते हैं. तो abrasives क्या होते हैं? कुछ नहीं, एक हार्ड मटेरियल है जिनको यूज़ करके मैं ग्राइंडिंग कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो आपस में घिसेंगे तो अब्रेशन पैदा होगा जिसकी वजह से मेरा मटेरियल है वो ग्राइंड होएगा. तो ग्राइंडिंग हो गया पॉलिशिंग के लिए या दूसरे मटेरियल्स को कट करने के लिए. अब अगेन इसको कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना रहेगा. अब्रेसिव्स क्या क्या होते हैं तो इसमें हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि अब्रेशन मीन्स दिस दिस दिस. सेम प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय अब्रेसिव्स टू प्रोड्यूस अब्रेशन विच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, कटिंग अदर मटेरियल्स एट्सेट्रा. अब ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई होते हैं. आइदर वो नेचुरल अब्रेसिव होगा या सिंथेटिक. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल्स रखे. क्वार्ट्ज है, गार्नेट्स है, डायमंड है, नेचुरल अब्रेसिव है. सिंथेटिक में सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. अब इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं ना. डिफाइन कर दो नेचुरल क्या होता है. नेचुरल अब्रेसिव्स क्या होते हैं? द अब्रेसिव्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली और विच आर प्रेजेंट इन नेचर, वो नेचुरल अब्रेसिव्स होगा. सिंथेटिक मैन मेड. जो अब्रेसिव्स हम बना रहे हैं इन एज इन मैन मेड जो अब्रेसिव्स होते हैं जो हम रीच करते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो सिंथेटिक अब्रेसिव्स हो गए. फिर उसके एग्जांपल्स खत्म. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक्स. क्वेश्चन मिक्स होके भी आ सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है डिफाइन सिरेमिक्स एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक्स विथ एग्जांपल. अब हर बार ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में विथ एग्जाम्पल वाला पार्ट स्पेसिफाइड हो, बट जहाँ भी पार्ट दिख रहा है, अब डेफिनेशन हो गया या क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब में एटलीस्ट एक एग्जाम्पल देना कंपल्शन नहीं होता है. अंडरस्टूड वाली बात होती है कि हमको एप्लीकेशन देना है. सिरेमिक्स ये होता है, सिरेमिक्स वो होता है, क्या कैसे डिवाइड हो रहा है मुझे पता है, बट एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा समझने के लिए. अब जैसे डिवाइड होता है स्ट्रक्चरल सिरेमिक में, अब उसके एग्जाम्पल्स क्या है? Al2O3 SiC. कहाँ यूज़ होते हैं? यूज्ड इन कटिंग टूल्स एंड इंजन पार्ट्स. उसके बाद आता है रिफ्रैक्टरी सिरेमिक्स. एग्जाम्पल इज MgO एंड जिरकोनिया. MgO को मैग्नीशिया भी बोलते हैं. यूज्ड इन फर्नेसेस. इलेक्ट्रिकल सिरेमिक्स. इलेक्ट्रिकल सिरेमिक्स मेरे बेरियम टिटेनेट होता है. अब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड उसका यूज़ भी है, इंसुलेटर्स के तौर पे नहीं तो कैपेसिटर्स में. मैग्नेटिक सिरेमिक्स. अब मैग्नेटिक सिरेमिक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरे Fe के पास ज़्यादा होती है ना, हमको पता है. जहाँ भी मैग्नेट की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं आयन आ जाता है एग्जिस्टेंस में. तो ऐसे याद रखो कि मैग्नेटिक सिरेमिक्स हैज़ इन फेराइट्स होते हैं. अब कहाँ यूज़ होते हैं? तो यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स. जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनते हैं उसमें फेराइट्स यूज़ होते हैं. इसके बाद आता है लास्ट इज ऑप्टिकल सिरेमिक्स. इसका एग्जांपल है YAG यानी येट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट. गार्नेट एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है. एग्जांपल याद करो, YAG होता है. एंड कहाँ यूज़ होते हैं? तो लेजर्स एंड लेंसेज बनाने में. ये इसका डिवीजन हो गया, इसके एग्जांपल्स हो गए. अब समझो मिक्स करके दे दिया डिफाइन सिरेमिक एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक्स. तो डेफिनेशन डाल दो 4 लाइन की एंड ये डिफाइन कर दो एंड ये उसका क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल एंड बना एप्लीकेशन. उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर्स एंड देयर की कंपोनेंट्स. अब ऑप्टिकल फाइबर्स, अब यहाँ बस मैंने डायरेक्टली लिखा है ऑप्टिकल फाइबर्स एंड देयर की कंपोनेंट्स. यहाँ पे अगेन वही पार्ट है, डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट आर देयर की कंपोनेंट्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल फाइबर्स, या व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर. ऐसा तो क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर्स विच आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. कैसी होती है ऑप्टिकल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज? तो वो फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है
फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, ये उसकी दो मेजर प्रॉपर्टी है कि मेरे ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। बनते किससे? आइदर ग्लास और प्लास्टिक। अब यूज क्यों होते हैं? तो यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये 3 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ डेफिनेशन? पहला तो उसकी 2 प्रॉपर्टी मैंने और ये 2 प्रॉपर्टी मेजर प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। फिर मैंने बताया कि वो बनते किससे हैं, तो ग्लास एंड प्लास्टिक। फिर मैंने बताया यूज़ का किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं। अगेन इसको एक्सपैंड किया जा सकता है और करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स ज़्यादा होते हैं। अब की कंपोनेंट्स एज एन मेरे ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। कोटिंग या बफर भी बोलते हैं। अब कोर क्या है मुझे नाम से ही पता चलता है ना, कोर एज एन सेंट्रल, तो सेंट्रल ग्लास रीजन वेयर लाइट ट्रेवल्स, ऐसा कुछ ऑप्टिकल फाइबर दिखता है। इसके ऊपर सेकेंड लेयर होता है एंड फाइनली मेरा कोटिंग होता है। तो ये जो कोर होता है, ये कोर कुछ नहीं, ये कोर ही मेरा फाइबर होता है जहाँ से लाइट का ट्रांसमिशन होना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है? सराउंड्स द कोर, रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक इनटू इट। अब लाइट फाइबर से आ रही है तो कहीं ना कहीं बाहर जब निकलती है तो ये क्लैडिंग की वजह से वापस से रिफ्लेक्ट होके अंदर कोर में चली जाती है। एंड क्या बोला है? सराउंड्स दी कोर। लास्ट आता है कोटिंग, जो सबसे बाहर का कोट होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। अब वायर्स हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर्स यानी एज इन वायर्स यूज होते हैं, करेक्ट? तो वायर्स हैं, हम डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर फिजिकल डैमेज आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो आउटर कोटिंग होती है जिसको हम बफर बोलते हैं या कोटिंग ही बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल डैमेजेस से मेरे ऑप्टिकल फाइबर को बचाता है। तो ये 3 इसके की कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद कॉम्पोजिट्स, विच इज़ द 3rd चैप्टर। कॉम्पोजिट्स में क्या क्या हो सकता है? अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कॉम्पोजिट मटेरियल्स। ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चंस मिक्सअप होके आ सकते हैं, यहाँ मैंने सिंगल सिर्फ एज ए समझाने के लिए और एज ए एग्जाम्पल रखा है। हो सकता है जो 2 चीज़ें हमने देखी, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा ये क्लासिफिकेशन सिरेमिक का बताया। अब जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स की बात हो रही है तो यहाँ मैंने सिर्फ बोला है ऑप्टिकल फाइबर्स और उसके की कंपोनेंट्स बताओ। हो सकता है इसका डायग्राम इंक्लूड हो जाए या हो सकता है डेफिनेशन थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा। तो अगेन यहाँ पे है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो इसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैं ऐड कर सकता हूँ, डिफाइन कंपोजिट्स। ऐसा बोल सकते हैं ना, डिफाइन कंपोजिट, कि कंपोजिट को डिफाइन भी करो और एक्चुअली कंपोजिट मटेरियल का सिग्निफिकेंस क्या है वो मुझे बताओ। तो एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हो सकते हैं। अब कंपोजिट, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल इज नथिंग बट, अगेन जैसे सिरेमिक्स होता है, जैसे हम एलॉयज बोलते हैं मिक्सचर, वैसे ही कंपोजिट मटेरियल आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स विच आर बाउंडेड टुगेदर और मिक्स टुगेदर और मेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग टुगेदर। सिग्निफिकेंस कंपोजिट मटेरियल, सी ये डेफिनेशन यहाँ पे डाल दिया, कंपोजिट मटेरियल कंबाइन 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विथ सुपीरियर प्रॉपर्टीज। 2 लाइन का डेफिनेशन इधर भी ऐड हो गया। कंपोजिट मटेरियल्स क्या है? दे आर नथिंग बट दे कंबाइन 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? टू क्रिएट व्हाट? प्रोडक्ट विथ सुपीरियर प्रॉपर्टीज। जैसे एलॉयज में हम कर रहे थे कि प्योर मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मैं 2 मेटल्स को मिक्स करूंगा तो नई प्रॉपर्टीज आएंगी। सेम कंपोजिट में होता है कि मैं 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स कर देता हूँ। क्यों? ताकि उसमें सुपीरियर एज इन मेरे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या एनहांस्ड प्रॉपर्टीज मेरे को मटेरियल का मिले। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट भाई हमको क्या क्या चेंजेस देखने मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वेट कम हो जाते हैं मेरे मटेरियल्स की, तो ये मेरा एक सिग्निफिकेंस है। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। ड्यूरेबिलिटी एज इन वो ड्यूरेबल हो जाता है, वो लंबे टाइम तक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ समझो पेरेंट मटेरियल
हो सकता है कि हम ज़्यादा टाइम यूज़ ना कर सकें, बट अगर उसका कंपोजिट बनाऊँ तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। कोरोजन रेजिस्टेंट यानी ख़राब नहीं होते हैं। कस्टमाइजेबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अब उसकी जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, लुक हो गया, अपीयरेंस हो गया, ये सब मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई नीड्स। वाइडली यूज्ड इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड स्पोर्ट्स। अब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यूज़ भी एक डाल दिया, उसका सिग्निफिकेंस है ना। एरोस्पेस इज़ अ मेजर इंडस्ट्री, एरोस्पेस एंड जो एरोप्लेन्स वगैरह बनाए जाते हैं, इट इज़ एन मेजर इंडस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऑटोमोटिव्स हमारे कार्स बाइक्स में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, ये सारे उसके सिग्निफिकेंस है। फिर आता है व्हाट इज़ बायोकम्पोजिट एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे अगेन व्हाट इज़ बायोकम्पोजिट हो गया, डिफाइन बायोकम्पोजिट भी हो सकता है। तो मुझे बताना है पहला पार्ट क्या है कि बायोकम्पोजिट को डिफाइन करना है, क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, एंड बायोकम्पोजिट क्लासीफाई कैसे हो रहे हैं वो करना है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, बायोकम्पोजिट, अब अगर ये नहीं भी लिखा हो तो इतना समझ सकता है ना कि बायो एज इन बायोलॉजिकल, composite as in product created with mixing two or more materials. So biocomposites are composite material made from natural fiber like jute, cotton, flax, hemp, and a biodegradable or synthetic matrix. तो मेरा biocomposite हो सकता है पहला तो natural fiber, दूसरा उसका जो matrix है, जिस matrix पे मैं include कर रहा हूँ मेरे fibers को, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, सिंथेटिक भी हो सकता है। तो बायोकम्पोजिट में कोई भी एक मटेरियल एटलीस्ट बायोडिग्रेडेबल होना ज़रूरी है, तभी वो एज अ बायोकम्पोजिट माना जाता है। अब उसका क्लासिफिकेशन कैसे है, नेचुरल प्लस बायोडिग्रेडेबल, मतलब मेरा फाइबर भी नेचुरल है और मेरा जो मैट्रिक्स है वो भी कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल या नेचुरल है। जैसे एग्जांपल इज फ्लैक्स प्लस स्टार्च रेजिन। फाइबर क्या है, फ्लैक्स, रेजिन या मैट्रिक्स क्या है, स्टार्च रेजिन। दूसरा क्या हो सकता है, फाइबर नेचुरल है, मैट्रिक्स सिंथेटिक है, जैसे हेम्पेन, इपॉक्सी। तीसरा ये हो सकता है कि सिंथेटिक फाइबर है, जो मेरा फाइबर है रीइंफोर्सिंग मटेरियल वो सिंथेटिक है, वेरस जो मैट्रिक्स है वो बायोडिग्रेडेबल है। अब ये बहुत कम ऐसे बायोकम्पोजिट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लेयर्ड कॉम्पोजिट आर डिफरेंट देन फाइबर रीइंफोर्स्ड कॉम्पोजिट। कि मतलब इसको हम ऐसे डिफरेंशिएशन वाला भी डाल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, तो अब मुझे डिफरेंशिएट किसके बीच में करना है, लेयर्ड कंपोजिट एंड फाइबर रीइंफोर्स्ड, ये कंपोजिट या एफआरसीज। अब अगेन यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, बट एक्चुअली इनके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, और इसको अगर हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में डालें ना ऐसे बॉक्स बना के 1 और 2, तो वो भी बेटर है। अब देखते हैं, लेयर्ड कंपोजिट मेड ऑफ स्टैक्ड लेयर्स ऑफ मटेरियल। मुझे पता है लेयर कंपोजिट में एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए लेयर्स होते हैं, राइट। लेयर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट मेटल, और हर लेयर अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, जैसे मेटल, प्लास्टिक, मेटल एंड समथिंग, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स का लेयर हो सकता है। अब स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स। अब इन्हीं लेयर्स के बीच में जो डिफरेंट मेटल्स के जो लेयर्स हैं, उनके बॉन्डिंग की वजह से कहीं ना कहीं मेरे लेयर्ड कंपोजिट में स्ट्रेंथ और उनकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, प्लाईवुड या बुलेट प्रूफ ग्लास। बट अगर एफआरसीज की बात करें, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट मेड ऑफ फाइबर्स एम्बेडेड इनटू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एज इन मेरा बेस, मेरा शीट है, उसमें मैंने फाइबर्स को रीइंफोर्स किया है, ये मेरा फाइबर रीइंफोर्स होता है। वेरस लेयर क्या होता है, ये एक लेयर है, इसके ऊपर मैंने दूसरा स्टैक किया, इसके ऊपर मैंने तीसरा स्टैक किया, इसके ऊपर मैंने चौथा स्टैक किया। फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। यहाँ पे हर लेयर की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इंक्लूड होकर मुझे दिख रही थी, वेरस यहाँ पे जो मेजर स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का पार्ट दिखेगा वो इन रीइंफोर्स्ड फाइबर्स की वजह से दिखेगा। कॉमन फाइबर्स, कॉमनली कौन से फाइबर्स यूज होते हैं, ग्लास, कार्बन या केवलार। एग्जाम्पल इसका है केवलार कॉम्पोजिट्स।
इसको भी अगेन डिपेंडिंग कितना क्या है, इसको एक्सपैंड करके लिखना है। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग। अगेन जैसे इसके पहले वाले में देखा था एप्लीकेशन ऑफ एलुमिना, सिलिका कार्बाइड, जिरकोनिया, ठीक वैसे ही सिंस कंपोजिट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, FRC हो गया, लेयर्ड कंपोजिट्स हो जाते हैं, फिर ग्लास रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बोले, मुझे इन सब के एप्लीकेशंस देने हैं। अब जैसे FRC फाइबर रीइंफोर्स्ड सॉरी कंपोजिट के क्या क्या हैं, तो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, एंड कार के इंटीरियर बॉडी पार्ट्स में यूज़ होता है। लेयर्ड कंपोजिट्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्लाईवुड, लेयर्ड कंपोजिट का एग्जांपल है प्लाईवुड, जो कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शंस में, सर्किट बोर्ड्स में यूज़ होते हैं, या बुलेट प्रूफ ग्लासेस में यूज़ होते हैं। फिर आता है बायो कंपोजिट, पैकेजिंग मटेरियल, ऑटोमोटिव इंटीरियर्स एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग पैनल्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 लिए, बायो कंपोजिट, FRC और लैमिनेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एनी फॉलोइंग हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बायो कंपोजिट। अब जैसे एप्लीकेशंस की बात हो रही है, ठीक वैसे डिसएडवांटेज भी बायो कंपोजिट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज मेरे बायो कंपोजिट में देखने मिलते हैं, अगेन यहाँ पे कम पॉइंटर्स हैं, जितने ज़्यादा याद आए, जितने ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखना बेटर होता है। सबसे पहले है लोअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू सिंथेटिक कंपोजिट। ऑब्वियसली बात है, बायो कंपोजिट में एक बायोलॉजिकली डिग्रेड होने वाला या नेचुरली आने वाला फाइबर होता है, तो कहीं ना कहीं सिंथेटिक से कम स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है, लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। में डिग्रेड अंडर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन में भी डिग्रेड हो जाती है। जैसे ह्यूमिडिटी समझो ज़्यादा हो जाती है, रेनी सीजन्स में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो चांसेस है कि वो डिग्रेड हो जाए। समर्स में टेम्परेचर बढ़ गया तो हो सकता है वो डिग्रेड हो जाए, ये उसका एक ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन अचीविंग यूनिफॉर्म फाइबर मैट्रिक्स बॉन्डिंग। अब सिंथेटिक सिंथेटिक कंपोजिट्स में कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन मैट्रिक्स एंड माई फाइबर, रीइंफोर्स्ड फाइबर्स, वो हम अच्छे से इजीली अचीव कर पाते हैं ड्यू टू केमिकल स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है मैट्रिक्स में फाइबर को रीइंफोर्स करके बॉन्डिंग करवाना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। अब समझो एक बायोडिग्रेडेबल है, वेरएज एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप्स मैट्रिक्स है, इपॉक्सी वगैरह, तो उसमें बॉन्डिंग इंड्यूस करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ससेप्टेबल टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, अगेन बायोलॉजी सिंस वो बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल है तो चांसेस है कि खुद ही खुद रखे वो डिग्रेड होना चालू हो जाए। सो चैप्टर 4 प्लास्टिक्स एंड इलास्ट्रोमर्स। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेजरली प्लास्टिक्स के आ सकते हैं, जैसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, इलास्ट्रोमर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जनरली थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पे डेफिनेशन से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग रेजिन एंड थर्मो रेजिन। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे पहले देखते हैं, सबसे पहला इज थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। सिंपल सा लैंग्वेज है। थर्मोप्लास्टिक्स हम उनको बोलते हैं जिनको जब मैं हीट करूँ तो सॉफ्टन हो जाए और जब मैं कूल करूँ तो वापस हार्डन हो जाए। अब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल? मैं ये मल्टीपल टाइम्स थर्मोप्लास्टिक के साथ कर सकता हूँ। हीट किया, मेल्ट हुआ, सॉफ्टन हुआ, शेप चेंज किया, ठंडा करके हार्डन कर दिया, मुझे फिर दूसरा शेप चाहिए, मैं फिर से सेम प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ। इट कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज पॉलीइथिलीन, पीई बोलते हैं, या फिर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ठीक इसका उल्टा है। जहाँ मैं उसको हीट करने पे सॉफ्टन और कूल करने पे हार्ड हो रहा था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसके नाम में ही सेटिंग है। ऐसे याद रखो कि सेटिंग एज इन सेट। प्लास्टिक्स दैट वंस सेट या हार्डन्ड कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन। ये डायरेक्टली ब्रेक होंगे। अगर मैं इसकी कोशिश भी करूँ हीट करने का तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हम इनको हीट करके, मेल्ट करके रीशेप नहीं कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर थर्मोसेटिंग इज बेकेलाइट। इपॉक्सी भी है,
बट वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो थर्मोसेटिंग के लिए बेकेलाइट एंड थर्मोप्लास्टिक्स के लिए पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपाउंडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक। जब हम प्लास्टिक्स बनाते हैं तो हम प्लास्टिक की कंपाउंडिंग करते हैं। अब कंपाउंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिटिव्स टू बेस प्लास्टिक रेजिन टू एनहांस और मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी। कंपाउंडिंग में कुछ नहीं, बेसिकली हम एडिटिव्स डाल रहे हैं, एडिसिव्स हो गए या कलरिंग एजेंट्स, पिगमेंट्स हो गए, फिलर्स हो गए, ये सारे कंपाउंडिंग में आते हैं। तो हम ये एडिटिव्स क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा एनहांस और मॉडिफाई कर सकें। अभी प्लास्टिक रेजिन जनरली ट्रांसपेरेंट या क्लियर होता है, अब मुझे वो यूज़ करना है जनरल पर्पस के लिए, तो वो अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं उसमें पिगमेंट्स ऐड कर सकता हूँ ना एज अ कंपाउंडिंग एजेंट या एज अ एडिटिव, कि जिससे मुझे उसमें कलर्स दिखाई दें, क्यों सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल, ऐसा अच्छा लगेगा। तो एनहांस प्रॉपर्टीज़ या मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़ के लिए हम कंपाउंडिंग करते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेम, इम्प्रूविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जनरली हम कुछ भी एडिटिव्स डाल सकते हैं, एडिशिव्स वगैरह डालते हैं तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाने के लिए, ताकि मेरा नॉर्मल प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं वो प्लास्टिक यूज़ कर पाऊँ। सी एडिंग कलर्स, फ्लेम रेजिस्टेंस एंड यूवी रेजिस्टेंस। हम कलर्स ऐड करते हैं उसमें एज अ फिलर। फ्लेम रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम उसमें बाइंडर्स वगैरह ऐड करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स। फ्लेम रेजिस्टेंस एज इन हीट उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। सनलाइट चीज़, प्लास्टिक्स जनरली सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है, तो यूवी रे से अगर वो ख़राब होते रहेंगी तो फिर फ़ायदा नहीं मेरा प्लास्टिक यूज़ करके, तो हम उसको यूवी रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब ये सब किसके थ्रू होता है, कंपाउंडिंग के थ्रू होता है। एनहांसिंग प्रोसेसिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, हम उसकी बेसिकली इन जनरल अगर देखें तो कंपाउंडिंग से उनका परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। इसमें हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाते हैं प्लास्टिक्स को। अब अगेन मेरा पॉइंट इज कि ये सब कुछ जो है ये सब की पॉइंट्स है, दीज ऑल आर की पॉइंट्स, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस, एंड इसके बेसिस पे आंसर खुद के वर्ड्स में लिखना है, जो तुमको समझाए, क्या समझाए, नहीं समझाए, कैसे समझाए, बिकॉज हो सकता है मेरी लैंग्वेज अलग हो, तुम कुछ और लैंग्वेज प्रेफर करो, तो जो भी आंसर्स लिखने हैं सेल्फ रिटन होने चाहिए, ओन वर्ड्स में होने चाहिए। ये की पॉइंट्स है कि हाँ मेजरली ये पॉइंट्स तुमको अटेम्प्ट करने हैं आंसर लिखने के टाइम पे। इसके अलावा सराउंडिंग में यू कैन ऐड रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ PMMA। अब या तो तुम्हें PMMA बोल देंगे या फिर पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलेट, जो भी नाम कंसिडर करना है, बस याद रखो कि PMMA बनता कैसे है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, या कुछ की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब जैसे मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है किसका, MMA का, मिथाइल मेथा एक्रेलेट, मिथाइल मेथा एक्रेलेट, इसका हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो फिर मेरे को ये स्ट्रक्चर मिलता है। कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे N होना चाहिए हमारे मोनोमर के आगे, एंड हमारे पॉलीमर के बेस में N होना चाहिए, N एज इन रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। ये उसका प्रोसीजर हो गया कि कैसे बनता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द रिएक्शन। रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, सिंपल रिएक्शन है, एक मेरा मोनोमर है जो मिथाइल है, मिथाइल मेथाक्रेलेट है, मैंने बस उसका ही पॉलीमर चेन बनाया, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया, सिर्फ साइड में ब्रैकेट और चेन एक्सटेंड कर दिए। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे इंट्राऑक्यूलर लेंसेज हो गए, पेंट्स और कोटिंग्स के लिए हम PMMA यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि PMMA टेक्निकली वेदर रेजिस्टेंट है, ज़्यादा उसको कोई भी वेदर, पानी हो गया या समर, UV रेज बेसिकली हो गए, ये सारी चीज़ें उसको जल्दी इफेक्ट नहीं करती हैं। ऑप्टिकल एप्लीकेशंस PMMA है, क्यों, PMMA बहुत क्लियर है, क्लैरिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, एंड इसका लाइट ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको ऑप्टिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं। अगेन की पॉइंट्स है, इसको जितना एलैबोरेट कर सकते हो प्लीज़ डू। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज दैट मेक PTFE अ वाइडली यूज्ड मटेरियल। PTFE अगेन पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये भी नाम यूज़ कर सकते हैं, PTFE भी यूज़ कर सकते हैं, इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है, इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, तो किसी भी बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है, किस रीज़न से
ये जो टेफ्लॉन है ये इतना वाइडली क्यों यूज़ हो जाता है? तो सबसे पहले तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये टेफ्लॉन उसका नाम हो गया, ये उसका स्ट्रक्चर है। सी इथाइलिन, इथाइलिन इज बेसिकली दिस, तो हमने उसी में चेंज रिएक्शन किए हैं। एंड टेट्राफ्लोरो एज इन 4 फ्लोरीन एटम्स, एंड ये इथाइलिन, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, एंड ये इसका पॉलीमर है, इसलिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बोलते हैं या टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? इट इज़ हाईली केमिकल रेजिस्टेंस। जनरली जो मेरा टेफ्लॉन है वो किसी भी केमिकल से रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, इनर्ट मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा इनर्ट मटेरियल है। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर्स पे भी ये अपना पॉलीमराइजेशन चेन ब्रेक नहीं करता है, इसलिए बहुत थर्मली स्टेबल है। वाटर एंड स्टेन रेसिस्टेंट, पानी और स्टेन रेसिस्टेंस है। अभी ये कैसे पता चलेगा? नॉनस्टिक कुकवेयर्स जो घर में देखे होंगे उस पर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज वो उसको ऑयल उसको स्टेन नहीं, उसको वेट नहीं कर पाता है। जो सरफेस वेटिंग होती है ऑयल उसको स्टेन नहीं कर पाता है, इसलिए नॉनस्टिक कुकवेयर पे ऑयल जल्दी नहीं टिकते, इसलिए यूज़ करना नहीं, इसलिए हम उसको नॉनस्टिक बोलते हैं, बिकॉज जनरली उसमें चीज़ें स्टिक नहीं होती हैं। तो जो नॉनस्टिक कुकवेयर की कोटिंग्स होती हैं ग्रेइश कलर की, ब्लैकिश कलर की, वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है। गास्केट्स, सील्स और लाइनिंग, केमिकल इंडस्ट्री में जो स्टोरेज सिस्टम होता है उनका, उसमें वो कोरोसिव केमिकल स्टोर करके रखते हैं। जैसे अगर HCl हो गया या कुछ सॉल्वेंट जैसे जाइलिन वगैरह, ये सब कोरोसिव होते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली सीमेंट टैंक में डालूँ या प्लास्टिक टैंक में डालूँ तो रिएक्टिव होते हैं, तो उनके जो सील्स होते हैं या उनकी इनर लाइनिंग की जाती है। ये मेरा ड्रम है, इसके मैं लाइन पे कोटिंग करके रखता हूँ ताकि मेरा जो मेन ड्रम है वो ख़राब ना हो सके, तो उन सब में टेफ्लॉन यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन इज नथिंग बट इलास्ट्रोमर। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और इंक्लूड हो सकता है कि डिफाइन इलास्ट्रोमर। इलास्ट्रोमर्स क्या होते हैं? तो इलास्ट्रोमर्स आर नेचुरली अकरिंग रबर, जो हमको प्लांट से मिलता है उसको हम इलास्ट्रोमर बोलते हैं। और इलास्टिसिटी क्या होती है? तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको कितना हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। उसी में सबसे बेस्ट इलास्ट्रोमर है पॉलीयूरेथेन, या इसको इन शॉर्ट PU भी बोलते हैं। पॉलीयूरेथेन रबर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीऑल्स। पॉलीऑल्स क्या होते हैं? जिनके पास मल्टीपल OH होते हैं, मल्टीपल OH का मतलब क्या होता है? उनके पास मल्टीपल एल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं जो ये H रिलीज कर सकते हैं। तो पॉलीऑल्स और डाइआइसोसाइनेट के कॉम्बिनेशन से, पॉलीमराइजेशन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मेरा पॉलीयूरेथेन फॉर्म होता है। अभी ये मेरा डाइआइसोसाइनेट है, आइसोसाइनेट इसलिए क्योंकि C से बॉन्ड करने के बजाय N से बॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए आइसोसाइनेट। ये मेरा डाइआइसोसाइनाइड, ये मेरा पॉलीऑल जहाँ पे मेरे को 2 OH अवेलेबल है फॉर रिएक्शन, ये आपस में कंबाइन होते हैं, एंड फाइनली मेरा पॉलीयूरेथेन या PU बनता है। अब PU की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? तो इट इज़ इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब्रेजन रेजिस्टेंट, अब्रेजन का मतलब होता है किसी चीज़ पे ऐसा घिसना, जब कोई चीज़ आपस में घिसती है तो वो अब्रेजन पैदा करती है, तो ये अब्रेजन रेजिस्टेंस है, मतलब ये अगेन स्लिपरी है, इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बैठता है। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस पर मैं कितना भी स्ट्रेस मतलब ऐसा नहीं है कितना भी स्ट्रेस डालने पे टूटेगा, बट इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल प्लास्टिक या नॉर्मल रबर। PU का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस टू ऑयल, सॉल्वेंट एंड वेदरिंग, ऑयल सॉल्वेंट वेदरिंग एज इन ये डिजॉल्व नहीं होता या रिएक्ट नहीं करता है जल्दी। अब इसके यूजेस मेजरली ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमोटिव एज इन कार इंडस्ट्री में, फुटवेयर सोल्स वगैरह बनते हैं, एंड हमारे फर्नीचर सेट में जो कुशनिंग, इनर्ट कुशनिंग होती है वो पॉलीयूरेथेन फॉर्म्स की होती है। सो ये था अबाउट पॉलीयूरेथेन। अगेन ये सिर्फ की पॉइंट्स है, इसको याद रख के आंसर लिखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 4 लाइनें लिख दी, 2 रिएक्शन बना दिए तो मेरे को फुल मिल जाएंगे, नहीं। इसको जितना एलैबोरेट कर सकते हो अपने वर्ड्स में, प्लीज़ एलैबोरेट। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, मेजरली न्यूमेरिकल्स 2 बेस्ड है, 2 बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से ये थोड़ा बेसिक है, ये थोड़ा बेसिक है,
जैसे इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, एक कंपोनेंट है, थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट है, डजेंट मैटर, उसका ज़रूरत नहीं है, पीवीसी, जिसकी डेंसिटी मुझे दी है 1.4 ग्राम पर cm3। उसकी डेंसिटी दे दी, मेरे कंपाउंड का वॉल्यूम दे दिया, मुझे बोला है कि अब इसका मास कैलकुलेट करो। मुझे पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मुझे मास निकालना है तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये किया, मेरे को मास की वैल्यू मिल गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब मेरा जो भी मोनोमर यूनिट है, जब मैं उसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो वो कितने यूनिट से पॉलीमराइज होगा, यूनिट एज एन कितने स्पीड से पॉलीमराइज होगा, वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डीपी इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, जो ऑलरेडी गिवन होगा, से पानी एज एन पॉलीएनिलीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी मुझे दिया है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट यानी जिससे पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। पॉलीएनिलीन के केस में एनिलीन मेरा मोनोमर है, रिपीटिंग यूनिट है, इसका भी मेरे को दे दिया है मॉलिक्यूलर वेट, दोनों को डिवाइड करो, एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 215 है, 215.15 समथिंग आता है आंसर, तो अप्रॉक्सीमेटली रियल नंबर्स लेके हम बता सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एडवांस्ड पॉलीमर्स। अब एडवांस पॉलीमर्स एज इन कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में जो जहाँ पे पढ़ते हैं, तो अब कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें एक्चुअली कंडक्शन कैसे होता है हमारे कन्वेंशनल या रेगुलर पॉलीमर से, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन इज डिफाइन कंडक्टिंग पॉलीमर, हाउ दे डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल पॉलीमर। भाई कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या है पहले वो बताना है मुझे। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या है पहले उसको डिफाइन करो। नाम में ही पता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स एज इन पॉलीमर्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, उनको हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स बोलते हैं। मेजर क्वेश्चन इज ये कन्वेंशनल पॉलीमर से अलग कैसे है। सिंपलेस्ट आंसर इज कन्वेंशनल पॉलीमर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं, वो जो मेरे नॉर्मल पॉलीमर्स रेगुलर पॉलीमर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, वेरेस कंडक्टिंग पॉलीमर्स करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेरे कन्वेंशनल पॉलीमर में मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन द कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर। फिर बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो मैंने बोला कि मेरे कंडक्टिंग पॉलीमर में डबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इससे कंडक्टिंग पॉलीमर के कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो मूव कर सकते हैं, इसलिए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स से दे क्रिएट अ सिस्टम ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग द पॉलीमर चेन। अब क्योंकि कॉन्जुगेशन पूरे चेन में अवेलेबल है, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइजेशन का एक चेन बना रहा है, यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर आगे के सिंगल बॉन्ड्स पे जाएगा, तो ये पूरा एक चेन फॉर्म हो रहा है पॉलीमर पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव है, अब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी को साथ में मूव करवा सकता है, इसलिए कंडक्टिंग है। दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी व्हेन पॉलीमर इज डोप्ड एज इन आइदर एन टाइप या पी टाइप। आइदर हम ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे या रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स। अब इसमें ये क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है कि डिफाइन व्हाट इज बायोपॉलीमर, व्हाट इज बायोपॉलीमर, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकली मेड पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विच आर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग मटेरियल लाइक लिविंग थिंग्स, जैसे डीएनए, सेल्यूलोज, इन सब से बन रहे हैं तो वो बायोपॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद फिर बोलेगा डिफाइन बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स। तो अब डिफरेंस क्या है मेजर? सोर्स पे अगर हम देखें सोर्स, तो नेचुरल बायोपॉलीमर का सोर्स इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स बोथ। बट सिंथेटिक कहाँ से होता है? मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स।
रॉ मटेरियल्स जो रिन्यूएबल जैसे वाटर सोर्सेज हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब सोर्सेज से बनने वाले सिंथेटिक है। ये कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टली पॉलीमर दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिंथेसाइज करना पड़ रहा है, इसलिए उसको सिंथेटिक बायोपॉलीमर बोल रहे हैं। सिंथेसाइज कहाँ से हो रहा है? नेचुरली अकरिंग मटेरियल से। वेरएज नेचुरल बायोपॉलीमर में डायरेक्टली पॉलीमर आपको मिल रहा है, बायोपॉलीमर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है प्लांट्स में। स्टार्च हो गया, डीएनए और प्रोटीन, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, हम उसको एज इट इज एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। वेरएज यहाँ पे हमको बनाना है, जो PLA है पॉलीलैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो मिलता है हमको दूध में, लैक्टोज, उससे बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सिंथेसाइज करें, इसलिए सिंथेटिक बायो पॉलीमर। बट सिंथेसाइज किस रॉ मटेरियल से हो रहा है? तो जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर या LCP। LCP इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि LCP कहीं ना कहीं पॉलीमर के फेज में अभी धीरे धीरे इंक्लूड किया जा रहा है। लिक्विड क्रिस्टल्स पहले सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में पढ़ा जाता था। अब LCPs की बात करें तो नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी उनके पास लिक्विड की भी रहेगी, क्रिस्टल की भी रहेगी। उनका प्रॉपर्टी या उनका बिहेवियर जो रहेगा, थोड़ा लिक्विड का भी एग्जिबिट होगा, थोड़ा सॉलिड का भी, इसलिए हम उनको लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स बोलते हैं। तो LCPs आर अ क्लास ऑफ पॉलीमर्स दैट एग्जिबिट बोथ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन बिहेवियर। अब इसमें बोला था एक्सप्लेन द एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू दे। अब अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रहा है, बट जब मैं इस डायरेक्शन ले लूँ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को 0.6 0.5 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर दिखा रहा है। ग्लास स्लैब एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर दिखा रहा है। क्यों? हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं LCPs के पास भी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, ये प्रॉपर्टी है जो LCPs एज अ एनाइसोट्रोपी शो करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल भी 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, थर्मोट्रोपिक एंड लायोट्रोपिक, जिसमें से थर्मोट्रोपिक अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसको हमको क्लासिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहला है न्यूमैटिक। अब न्यूमैटिक क्या होता है? मॉलिक्यूल्स अलाइन पैरेलल बट नॉट लेयर्ड। अब अगर ये डायग्राम है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसमें पैरेलली वो अलाइंड होते हैं, ऐसा पैरेलल अलाइंड होते हैं, बट लेयरिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्डर नहीं होता। एक यहाँ से चालू हो रहा है, एक यहाँ से आएगा, तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ, तो ओरिएंटेड हैं, पैरेलली हैं, बट लेयरिंग नहीं होती है, तो वो होता है न्यूमैटिक। न्यूमैटिक यूज़ कहाँ होता है? LCD स्क्रीन्स में, जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज होते हैं, टीवीज होती हैं LCD, उनमें न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड एंड लेयर्ड। न्यूमैटिक की तरह यहाँ पैरेलली अलाइंड होते हैं, उससे डिफरेंस कहाँ आता है? इसमें लेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली ऑर्डर्ड होते हैं। ये यूज़ होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में, जो टेम्परेचर के सेंसर्स बनते हैं उनमें हम सिमेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं। थर्ड आता है कोलेस्टेरिक भी बोलते हैं इसको, कायरल न्यूमैटिक भी बोलते हैं। इनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है विथ लेयर्ड अरेंजमेंट, रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अभी इनमें लेयरिंग भी होती है, बट ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा? समझो एक लेयर अगर मेरा ऐसा है तो दूसरा टिल्टेड होगा, तीसरा इस तरफ से टिल्टेड होगा, फिर वापस स्ट्रेट हो जाएगा। तो ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए का। स्पेसिफिक वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से इनको हम कलर चेंजिंग पेंट्स में यूज़ करते हैं, जो टेम्परेचर की वजह से या समझो यूवी की वजह से कलर चेंज कर ले, वैसे पेंट्स में हम इनको यूज़ करते हैं। अगेन ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसको जितना एलैबोरेट कर सकते हैं उतना एलैबोरेट करो, क्योंकि इसमें न्यूमैटिक, कोलेस्टेरिक और सिमेटिक में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डाल सकते हैं। जैसे सिमेटिक का मतलब होता है, सिमेटिक का मतलब ही होता है सोप लाइक स्ट्रक्चर। अब कैसे सोप के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, वैसे इसके लेयर स्लिप हो सकते हैं। न्यूमैटिक में जो भी ये अलाइनमेंट जो हम क्रिस्टल्स को देखते हैं, जनरली सॉलिड में क्रिस्टल एज अ सॉलिड स्फीयर देखा जाता है, वेरएज लिक्विड क्रिस्टल में
हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें थ्रेड लाइक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट पॉलीमर्स। स्मार्ट पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनको इंटेलिजेंट पॉलीमर्स क्यों बोला जाता है, ये सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। स्मार्ट पॉलीमर्स आर मटेरियल दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्मार्ट पॉलीमर क्यों बोलते हैं, सिंपली क्योंकि वो बाहर के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करके अपने आप के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। अब वो बाहर का स्टिमुलाई टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, लाइट हो सकता है, ठीक है। अब वही बोला है, सिंस दे कैन चेंज देयर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दे आर कॉल्ड एज इंटेलिजेंट पॉलीमर। सिंस वो अपना प्रॉपर्टी, अपना बिहेवियर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स की वजह से चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उनको इंटेलिजेंट पॉलीमर्स बोलते हैं। इनके यूजेस अगर हम देखने के लिए जाएं तो ये 3 यूजेस हैं। इसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ स्मार्ट पॉलीमर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन प्रेजेंस आया है एंड नया है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई स्मार्ट पॉलीमर है, हमारी बॉडी का कुछ एंगल, कुछ ऐसा ऑर्गन टारगेट करना है, तो वहाँ पे हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। हमारे बॉडी के पीएच, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करके हम ड्रग रिलीज करवाने में हेल्प कर सकते हैं, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। बायोसेंसर्स, कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कैंसरस सेल्स वगैरह अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेज में नहीं पता चल रहा है, तो हम स्मार्ट पॉलीमर्स को यूज़ करके वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो समझो मैंने अपने स्मार्ट पॉलीमर को इंजेक्ट किया एंड कहीं ना कहीं जब वो उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो आइदर अपना शेप चेंज कर ले या कलर चेंज कर ले, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स दैट रिस्पॉन्ड टू बॉडी हीट, मॉइस्चर या मूवमेंट। अब ऐसे क्लोथ्स बन सकते हैं जैसे जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, ज़्यादा स्वेटिंग हो, तो कहीं ना कहीं जो क्लोथिंग हो वो थोड़ा लूज हो जाए, जब ठंडी का टाइम हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन बॉडी हीट, मॉइस्चर, टेक्सटाइल्स या क्लोथिंग्स जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इनके बहुत सारे यूजेस हैं, बायोसेंसर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इसमें जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला है, अदर मेडिकल एप्लीकेशंस भी इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल्स अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। नैनो मटेरियल क्या होता है, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है नैनो मटेरियल में और जो हमारा बल्क या पार्टिकल साइज मटेरियल होता है, इसके क्लासिफिकेशन कितने हैं, 0 डिमेंशन, 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन, ये सारे बेसिस क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इज डिफाइन नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल एंड सिग्निफिकेंस। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना है। अब मुझे पता है नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, सिंपल सी एक लाइन है नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, नैनो मटेरियल की, मटेरियल which exist in a nanoscale from 1 to 100 nm. At least one dimension of my particle, अगर कोई एक डिमेंशन भी, लेंथ विड्थ हाइट 3 डिमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर नैनो स्केल में है, 1 to 100 nm के बीच में है, तो उसको मैं नैनो मटेरियल या नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल कंसिडर करता हूँ। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स आर मटेरियल्स विथ स्ट्रक्चरल फीचर इन द नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर स्केल का रेंज is 1 to 100 nanometer where at least one dimension is in nanoscale या nanometer। कोई एक dimension भी रहेगा तो उसको मैं बोलूँगा कि हाँ ये मेरा नैनो पार्टिकल है या नैनो मटेरियल है। सिग्निफिकेंस क्या है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। नैनो मटेरियल का सबसे मेजर सिग्निफिकेंस यही है कि वो मुझे सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जितना फाइन पार्टिकल उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, ये रूल है। तो इसलिए नैनो मटेरियल ऐसा सोचो कि नैनो स्केल में चल रहा है तो कहीं ना कहीं कितना फाइन है, और जितना ज़्यादा फाइन रहेगा उतना ज़्यादा मुझे सरफेस एरिया दिखेगा, इसलिए बोला है हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एनहांस मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ उनकी एनहांस हो जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो अगर बल्क में हम देख रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होंगे, बट जैसे ही नैनो पार्टिकल्स बनते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो जब बल्क में होते हैं तो ओपेक होते हैं, हम उनके थ्रू नहीं देख सकते हैं, बट जब वो नैनो पार्टिकल बनते हैं, नैनो मटेरियल नैनोमीटर के रेंज में आते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कुछ ऐसा अभी जैसे गोल्ड है, गोल्ड कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो अभी बल्क में एज अ बल्क हम उसको नोबल मेटल बोलते हैं, वो रिएक्टिव नहीं है, बट जब हम उसका नैनो पार्टिकल फॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, मतलब रिएक्टिव
हो जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती है, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, ऑप्टिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, अगेन नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स, मेजर ऑफ द एप्लीकेशन जो हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं वहाँ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेडिकल हो गया, अपने टेलीफोन्स वगैरह, इन सब में नैनो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। अगेन ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये जो सरफेस एरिया टू रेशियो का वॉल्यूम है, ये क्यों ऐसा हमको देखने को मिलता है, उसको हम इलेबोरेट करके एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरा आंसर अपने आप बड़ा हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, जितना इलेबोरेट कर सकते हो प्लीज़ डू। अभी एक्सप्लेन जीरो डिमेंशन, वन डिमेंशन, टू डिमेंशन नैनो मटेरियल क्या होता है। जीरो डिमेंशन मतलब सारे डिमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी डिमेंशन एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों नैनो स्केल में रहते हैं, तो हम उसको जीरो डिमेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इज क्वांटम डॉट्स। वन डिमेंशन में एक डायमेंशन नैनो स्केल से बाहर आ जाता है, जैसे CNTs, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं उनका लेंथ बाहर मेजर माइक्रोन्स या सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। 2D क्या होता है, टू डिमेंशन, इसमें एक डिमेंशन बाहर आता है, इसमें दो डिमेंशन रेंज से, नैनो मटेरियल नैनो स्केल की रेंज से बाहर आते हैं, एक नैनो स्केल में रहता है, जैसे नैनो शीट्स या ग्राफीन्स। ये लेंथ और विड्थ इनका सेंटीमीटर में होता है, बाकी साइज इनका कम होता है। अब ये भी सिर्फ 3 पॉइंटर्स में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, बट चाहें तो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीरो डिमेंशन में ऐसा क्या है, कौन कौन से डिमेंशन होने चाहिए, कौन कौन से डिमेंशन बाहर होंगे तो 1D बनेगा, 2D बनेगा। तो इलेबोरेट, अगेन वही पॉइंट है, जितना वेटेज क्वेश्चन कैरी करता है उस हिसाब से हमको आंसर लिखना होता है। की पॉइंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि याद रहे कि हाँ ये पॉइंट मुझे मेरे आंसर में कैसे भी इंक्लूड करना है। सराउंडिंग में आप कुछ भी लिखो, एंड कुछ भी मतलब रिलेटेड टू द क्वेश्चन लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्राफीन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। अभी ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन इज नथिंग बट सिंगल लेयर ऑफ C एटम, C और कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हनीकॉम्ब या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया रहता है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको हम ग्राफीन शीट बोलते हैं। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, वहाँ पे हर कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है और मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ग्राफीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कॉन्जुगेशन दिख रहा है मुझे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस वजह से थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्राफीन की बहुत ज़्यादा होती है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल, ग्राफीन ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तभी हम उसको रोल करके हम कार्बन नैनो ट्यूब्स फॉर्म कर पा रहे हैं। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ग्राफीन शीट ऐसा जब देखो तो लगता है कि हाँ छोटा सा है, बट ग्राफीन शीट एक्चुअली बहुत लंबा होता है। तो ग्राफीन शीट एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, हम इसलिए बोलते हैं कि ग्राफीन शीट का सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, क्योंकि सेम ग्राफीन शीट से हम मल्टी वॉल्ड भी नैनो ट्यूब्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगेन सेम पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं दीज आर कॉल्ड पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स जिसको हम बोलते हैं ना, इसको ध्यान में रखो एंड फिर अपना आंसर अपने वर्ड्स में फॉर्म करो। जो भी तुम्हें समझ रहा है, जैसे समझ रहा है, बस उसको इंग्लिश में लिखना होता है। जितना ज़्यादा ओन वर्ड्स रहेंगे उतना ज़्यादा आंसर अच्छा दिखने में लगता है और उतना ज़्यादा जो करेक्टर एग्जामिनर होता है उसको भी पता चलता है कि हाँ यू एक्चुअली नो द टॉपिक रादर देन रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डिफाइन CNTs और कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन SWCNT एंड MWCNT। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी शॉर्ट में लिखा है, बट वहाँ पे क्वेश्चन जनरली ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्म में आएगा कि डिफाइन कार्बन नैनो ट्यूब्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, या कंपेरिजन ऑफ इनके प्रॉपर्टीज, कंपेरिजन ऑफ ये दोनों की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मल्टी वॉल्ड में 2 टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, रशियन डॉल और पार्चमेंट, वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कार्बन नैनो ट्यूब्स बेस्ड आ सकते हैं। अब ये बेसिक है, CNTs आर नथिंग बट CNTs और कार्बन नैनो ट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मेड बाय रोलिंग ऑफ ग्राफीन शीट which is in nano scale। नैनो स्केल ऑब्वियसली समझने वाली बात है कि हाँ ग्राफीन शीट है तो नैनो स्केल में होगा, बट
ये पॉइंट कि ये नैनो स्केल में है, नैनो मटेरियल है, ये दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेफिनेशन। इसके बाद बोला है डिफ्रेंशिएट करना है हमको SW और MW यानी सिंगल वॉल्ड एंड मल्टी वॉल्ड के बीच में। अब अगेन ये की पॉइंट्स में देखो, अगर मैं लेयर की बात करें तो SWCNT में सिंगल लेयर होता है, वेरेज MWCNT में मल्टीपल वॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। डायमीटर की बात करें तो SW का अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, वेरेज मल्टी वॉल्ड में 2 to 100 नैनोमीटर्स होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें ये मेटालिक, मेजरली मेटालिक होते हैं, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, बट समटाइम्स सेमी कंडक्टिंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टी वॉल्ट भी जनरली मेटालिक होता है। मेटालिक का मतलब होता है हाईली कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी को हाईली कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको मेटालिक बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो कम फ्लेक्सिबल होता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे एक ही शीट को सिंगल टाइम रोल किया है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वहाँ अगर मैं एक से ज़्यादा शीट्स को भी रोल करूँ या एक ही शीट को मल्टीपल टाइम्स भी रोल करूँ तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। प्योरिटी और कॉस्ट की बात करें तो ये चीज़ों में इजी दिख रहा है, जैसे सिंगल लेयर है, एक ही रोल करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट कहीं ना कहीं इनको बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और प्योर नहीं बन पाता है। वेरस मल्टी वॉल्ट जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करना बहुत ईजी होता है, जिसकी वजह से वो चीपर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ SWCNTs कि भाई सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये बताना है। अब इसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है कि जैसे बताओ स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ SWCNT एंड MWCNT, या इनके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है, तो वो चीज़ें हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप मेड ऑफ सिंगल ग्राफिन शीट, सिंगल वॉल्ड में हम एक ग्राफिन शीट को एक बार रोल करते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, वो मेरा SWCNT आता है। डायमीटर 1 nm अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर्स होता है, वेरस लेंथ जो होते हैं वो माइक्रॉन्स में या सेंटीमीटर्स में मेजर होते हैं। इनका एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे साइज ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैन बी मेटालिक और सेमी कंडक्टिंग डिपेंडिंग ऑन कायरलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कायरलिटी। मेजरली मेटालिक, अब मेटालिक का मतलब होता है हाईली कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा थोड़ा कंडक्टिंग कर सकते हैं अगर हम उसमें डोपिंग करें तो। बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, समझो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, स्कैटरिंग नहीं होते यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इजीली स्मूथली मूव होते हैं, उसको हम बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये इजीली मूवमेंट की वजह से अगेन ये हाईली कंडक्टिंग है, थर्मल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कैरी अपने साथ कर सकता है। तो ये बेसिक पॉइंटर्स थे। अगेन वही सेम बात रिपीट करूँगा मैं कि दीज आर ऑल की पॉइंटर्स, प्लीज़ कीप दीज इन माइंड एंड राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड। खुद के वर्ड्स में जितना लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। एंड तुम ये देखो कि तुम्हारे क्वेश्चन का वेटेज कितना है। 5 मार्क्स का है तो यू नीड टू राइट मिनिमम 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। 2 मार्क्स का है तो चलो 2-3 पॉइंटर्स में चल जाता है। सिंगल वर्ड है तो लिख दिया 1 मार्क्स वाले में वर्क्स, बट अगर 15 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जितना एलैबोरेट कर सकते हो वेटेज को ध्यान में रख के प्लीज़ डू। थैंक यू।